हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जान लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शन में से डिवाइड किया जाता है। बेसिकली ये जो वीडियो है आपके क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन पेपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके अपनी प्रिपरेशन में, और इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है 40 मार्क्स का आने वाला है और इसमें 2 आवर आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। टोटल सेक्शन की बात करें तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले बात कर लें अगर सेक्शन ए की, तो इसमें आपके 7 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले आपके इसके अंदर होंगे। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी है इसमें आपके 6 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सेक्शन सी, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केसेस के बेसिस पे होंगे, यानी कि 4 मार्क्स के होने वाले हैं, बट इसके अंदर जो 4 मार्क्स है इसे इंटरनली डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह बने होंगे। बाकी डिटेल में जान लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन ए के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें जैसा कि एक टेबल आपको गिवन है, पीरियोडिक टेबल का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द पीरियोडिक टेबल given below, lithium, carbon, oxygen and neon are placed in their correct position and the positions of the 9 other elements are represented by letters. These letters are not the symbol for the elements. अब देखो ये जो टेबल आपको गिवन है इसमें कुछ तो एलिमेंट्स है, उनके जो नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, अनियोन, ये बिल्कुल अपने करेक्ट प्लेस पे आपको यहाँ पे प्लेस किए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग है, यानी कि ये आप देख सकते हैं एल, क्यू, आर, टी, जी, ई, एक्स, वाई, जेड, ये जो है एक तरह से वेरिएबल की तरह से ट्रीट कर लो। ये यहाँ पे जो लेटर जो है आपके लिए, ये यहाँ पे किसके करेक्ट सिंबल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ एलिमेंट इसकी जगह होंगे। आपको इसकी जगह क्या एलिमेंट हो सकते हैं वो फिलअप इसके अंदर करना है और इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फैमिली ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द एल, क्यू, आर एंड टी। एल, क्यू, आर, टी ये जो किस फैमिली के अंदर आता है ये आपको बताना है, यानी कि इस पूरे कॉलम को देखिए, इस पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट आएंगे किस फैमिली के अंदर आते हैं एलिमेंट्स की, ये आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए बी पार्ट, और बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है नेम ऑफ वन एलिमेंट इन ईच केस अकरिंग इन ग्रुप 2, 13 एंड 15। देखो इस वाले अंदर, यानी कि सेकंड वाले 13 के अंदर और 15 के अंदर, इसके अंदर किसी भी एक एलिमेंट के, तीनों के अंदर एक एक एलिमेंट का नाम आपको बताना है जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होने वाला है। दोनों पार्ट के, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के, दोनों के मिलाकर के आपके 2 मार्क्स होंगे, दोनों के एक एक नंबर होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्दो दे आर मेड ऑफ कार्बन एंड शो सम केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम कार्बन के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, दोनों के अंदर इसकी प्रॉपर्टी होती है। बट इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें इसमें बहुत सारी चीज सिमिलैरिटी होती है, कुछ चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। अब इसके बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि शो सम केमिकल प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग में केमिकल प्रॉपर्टी आपको शो करनी है। और यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है गिव अनदर एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की इस तरह से अदर एग्जांपल भी आपको मेंशन करने हैं। यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में गिवन है, इसके अलावा अदर एग्जांपल क्या होंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है। पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना है आपको, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन है व्हाट डज द डायग्राम डिपिक्ट, ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ए पार्ट और बी पार्ट बने हुए हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है नेम एंड डिफाइन द सर्जिकल मेथड, कि सर्जिकल मेथड क्या होता है, इसका नेम ये मेंशन करना है और इस मेथड में इसको पूरा डिफाइन करना है किस टाइप का ये मेथड होता है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है व्हाई इज दिस सर्जिकल मेथड अडॉप्टेड, सर्जिकल मेथड को क्यों अडॉप्ट किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 2 पार्ट्स है। इट मींस 1 मार्क्स के ये दोनों पार्ट होने वाले हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इस क्वेश्चन के अंदर प्लाज्मोडियम जो रिप्रोड्यूस है, इसकी ये होता क्या है, इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इस मेथड के बारे में आपसे ये भी पूछा जा रहा है ये सेक्सुअल मेथड है या एसेक्सुअल मेथड है, ये आपको बताना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है नेम सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके कुछ आर्टिफिशियल मेथड आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आर्टिफिशियल मेथड के कुछ एग्जांपल वगैरह इसके अंदर लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर और इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दी जा रही है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए नीचे वाला क्वेश्चन के लिए। 5 में ऐसा चॉइस है और 6 में भी सिमिलर आपके पास ये चॉइस है। आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, कोई एक क्वेश्चन करना होता है। अगर आप दोनों कर भी दोगे तो मार्क्स आपको किसी एक के ही मिलेंगे। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ ए पी प्लांट with purple flower and pea plant with white flower produce 50 plants with only purple flower. On selfing the plant produce 470 plants with purple flower and 160 with the white flower. Explain the genetic mechanism accounting of the above result. अब यहाँ पे आपके पास 2 एग्जाम्पल गिवन है। पी प्लांट्स के बारे में गिवन है कि पी प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल आपको गिवन है। एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर इसके पर्पल फ्लावर आ रहे हैं और एक आपके पास ऐसा गिवन है जिसके अंदर व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं। अब दोनों के बारे में बताया जाए दोनों क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो एक के बारे में बोला जा रहा है 470 प्लांट्स जो है इस टाइप का प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे में 160 प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आपको इसके जेनेटिक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है और उसके जो रिजल्ट वगैरह जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए गए, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। ये तो आपका फर्स्ट चॉइस है, ये क्वेश्चन करना है। या फिर आप नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि दोनों के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। 2 पॉइंट्स आप जीनोटाइप के बारे में लिख दीजिए, 2 पॉइंट्स आप फिनोटाइप के बारे में लिख दीजिए और दोनों को किसी एक बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी कि टोटल आप 4 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे कि सपोज कर लो अगर हाफ मार्क्स के भी 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, तो आपको 2 मार्क्स इजिली मिल जाए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो मैं पहले ऊपर वाले पार्ट को पढ़ता हूं जिसके अंदर ये डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम देख सकते हैं, मैग्नेट गिवन है, मैग्नेट फील्ड का नॉर्थ पोल दे रखा है, ये साउथ पोल दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन है मैग्नेट फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट आर शोन इन द फिगर बिलो। अ स्टूडेंट मेक अ स्टेटमेंट दैट मैग्नेट फील्ड एट अ पॉइंट ए इज स्ट्रॉन्गर दैट अ पॉइंट बी। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एक्सप्लेन। अब जैसे आप मैग्नेट देखोगे तो आपसे ये बोला जा रहा है इसके जो पॉइंट ए और बी, देखो ए पॉइंट की बात करें ये नॉर्थ साइड को दिखा रहा है और बी पॉइंट है नॉर्थ, ये बी पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरफ दिखा रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है वो अज्यूम करके चल रहा है कि इसके अंदर जो ए पॉइंट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। अब आपको क्या लगता है कि ये जो स्टूडेंट जो एक कंक्लूजन पे पहुंच गया है, ये जो स्टेटमेंट आपको दी जा रही है कि ए पॉइंट स्ट्रॉन्गर है, आप क्या इससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? तो जो भी आपके अकॉर्डिंग अगर ये करेक्ट है तो करेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अगर आपको लगता है नहीं सर ये इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। और अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे। एटलीस्ट 2 रीजन तो आप जरूर मेंशन करें इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और डायग्राम ड्रॉ करके बताएं तो ज्यादा बेटर होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लेना है। नेक्स्ट इसका चॉइस जो गिवन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए पैटर्न ऑफ ए फील्ड लाइन ड्यू टू। अब आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है एक पैटर्न के बारे में, एक फील्ड लाइन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है इसके अंदर कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, और जिसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर कॉइल के थ्रू, यानी कि कुछ इस टाइप का सर्कुलर कॉइल जो सर्कुलर डायग्राम आपको इसके अंदर ड्रॉ कर देना है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि सोलाइड कैरिंग करंट, सोलाइन कैरिड करंट जो है इसके बारे में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यानी कि इसके अंदर 2 डायग्राम ड्रॉ करोगे, दोनों ही डायग्राम के 1 मार्क्स होंगे। टोटल कंप्लीट क्वेश्चन जो आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7,
और ये 7 क्वेश्चन के अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर या नीचे कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम 7 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया कंटेन ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेक, grasshopper, peacock, grass, and frog. A pesticide was used in this area to kill the insect. Which among the organism will have maximum amount of pesticide? Name and define the phenomena involved. अब एक एरिया के बारे में बोला जा रहा है कि कोई एक जोग्राफिकल एरिया है, उस एरिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जिसमें स्नैक, ग्रासोफर, पिकॉक, ग्रास और फ्रॉग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। अब इस एरिया में आपसे बोला जा रहा है कि इंसेक्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह डाला जा रहा है, इधर फैलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको आंसर करना है, जैसे क्वेश्चन पूछे विच अमंग द ऑर्गेनाइजम विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड होगा, वो आपको बताना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी है, नेम एंड डिफाइन द फिनोमिना इन्वॉल्व, ये जो फिनोमिना है किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये फिनोमिना भी आपको बताना होगा। तो पूरा डिटेल में अपना आंसर करिए। क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे नीचे पूछा जा रहा है, गिव रीजन टू जस्टिफाई फॉलोइंग, कि आपको ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसके रीजन देकर के आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर डिकम्पोजिशन के बारे में बोला जा रहा है, इसका एग्जिस्टेंस कंपल्सरी है, एसेंशियल है, ये आपसे बताया जा रहा है। अब आप इसका आंसर, आप इससे कहने का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये सही है, गलत है, आपको रीजन के साथ अपना आंसर जस्टिफाई इसके अंदर करना है। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेंज इज यूनिडायरेक्शनल, कि किसी भी फूड के अंदर जो एनर्जी वगैरह है, ठीक है, उसका जो चेन बनता है फूड, मतलब एक तरह से उसके बारे में पूछा चला, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये आपसे स्टेटमेंट दी गई है। अब ये स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है, गलत है, या जो भी है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर जस्टिफाई करना है और अपने रीजन जरूर मेंशन करना है इस आंसर के अंदर। तो ये 1 मार्क्स के दोनों पार्ट है और कंप्लीट मिलाकर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो 7 क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे नीचे वाला कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं, आपके पास इंटरनल चॉइस भी है। तो इस तरह से सेक्शन ए के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी का क्वेश्चन, और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो डिटेल में 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। 2 elements m and n belongs to a group first and second respectively are in the same period of the periodic table. How do the following property of m and n vary? अब आपके बारे में क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि 2 एलिमेंट्स है। एक सपोज कर लो एक एलिमेंट m है और सेकंड जो एलिमेंट है n, ये आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एलिमेंट के नाम दिए गए हैं, और दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट ग्रुप में बिलोंग करता है, एक फर्स्ट ग्रुप में, एक सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि ये इस तरह से होने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपसे बोला जा रहा है कि ये सेम पीरियड, ये जो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर है, और आपसे बोला जा रहा है कि अगर इनके अंदर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी है तो इसके बारे में आपको बताना है। कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ देयर एटम, उनके एटम में साइज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है देयर मेटेलिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थर्ड आपसे पूछा जा रहा है देयर बैलेंसिंग इन द फॉर्मिंग ऑक्साइड बनाने में उनकी बैलेंसिंग क्या है, ये आपको बताना है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर बने हुए हैं, तीनों के एक एक नंबर है, और कंप्लीट क्वेश्चन जो आपका ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द टेबल गिवन बिलो शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड PQRNS। यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, सेकंड आपको गिवन है मेल्टिंग पॉइंट गिवन है हर एक कंपाउंड का, और थर्ड में इन सब का आपको बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है कि किस पॉइंट पे ये बॉइल हो जाते हैं, किस पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाएंगे, और इनके जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपको गिवन है, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल के अंदर है। अब इसके बेसिस पे आपके लिए 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, 1 मार्क्स के तीनों पार्ट है। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है why are PQRNS क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में क्यों डाला गया है, ये आपसे पहले पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन, बाकी आप रीजन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि भी ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं, क्यों इनके इस कैटेगरी के अंदर से क्लासिफाई किया गया, इसके पीछे आपको रीजन लिखना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज, अल्काइन नहीं है, एल्कीन सीरीज का कौन सा कंपाउंड है, ये आपको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिखना है।
और थर्ड आपसे बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्केन अल्केन सीरीज का एक कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन करना है, वो एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो इस टेबल के इंफॉर्मेशन को यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर लेना है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है, या तो आप 9th क्वेश्चन का ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर आपके पास नीचे आपसे बोला जा रहा है स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन आइदर फॉर्म C4 प्लस क्वेश्चंस और नॉर C माइनस एनिशन बट फॉर्म कोवलेंट बाउंड्स। तो आपको कार्बन के जो के बारे में पूछा जा रहा है, जो कार्बन के पास +4 या +4 माइनस का जो इनके पास एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इस टाइप की बॉन्ड में कि किस टाइप की ये बनाएगा, अपने कंपाउंड बनाएगा, उसके पीछे आपसे रीजन वगैरह आपसे पूछा जा रहा है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके पास बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है, इसके पीछे आपको रीजन एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट मिला करके आपका ये 3 मार्क्स का होने वाला है। चाहे तो आप नीचे वाला ही क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप ऊपर वाला कर लीजिए, आपके पास इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द जीन्स टाइप ऑफ ए ग्रीन स्टीम टोमेटो प्लांट्स इज डिनोटेड एज जीजी एंड दैट अ पर्पल स्टीम टोमेटो प्लांट एज जीजी। ठीक है, इसमें कैपिटल जी यूज किया गया, कैपिटल जी यूनिट यूज किया ग्रीन स्टीम के लिए, और पर्पल के लिए यूज किया जा रहा है स्मॉल जी। ठीक है, अच्छा अब फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हेन दीस टू आर क्रॉस्ड, जब ये दोनों क्रॉस होते हैं तो उसके बारे में कुछ कुछ पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है व्हाट कलर ऑफ स्टीम वुड यू एक्सपेक्टेड इन F1 प्रोगेंसी। अगर इन दोनों की को क्रॉस किया जाए तो इनकी जो F1 में प्रोगेंसी क्या क्रिएट होगी, क्या कलर बनेगा, ये आपसे पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बी पार्ट में पूछा जा रहा है गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टीम प्लांट इफ F1 ऑफ स्प्रिंग एंड सेल पोलिनेटेड। अब एक कंडीशन के साथ बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि पर्पल स्टीम जो है उसका कितना परसेंटेज रहेगा अगर ये कंडीशन मान के चलिए जो F1 है वो ऑफ स्प्रिंगिंग होगा और ये सेल पोलिनेटेड होगा तब। ठीक है, यानी कि आपको ये इस क्वेश्चन के इस पार्ट के अंदर बताना है कि पर्पल स्टीम का कितना परसेंटेज होगा, कितना पार्ट होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे सी में बोला जा रहा है इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीन टाइप कैपिटल जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इन F2 प्रोगेंसी। F2 प्रोगेंसी के लिए कंडीशन दी गई है आपको कि उसके बारे में बताना है आपको कितना रेशियो ही कंटेन करेगा। अगर ये टाइप आपका डबल कैपिटल जी हो या फिर 1 कैपिटल जी और सेकंड आपका स्मॉल जी हो, तो इस कंडीशन में इनका रेशियो क्या क्रिएट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो तीनों पार्ट के 1-1 मार्क्स है और कंप्लीट क्वेश्चन जो आपका ये 3 मार्क्स का हो जाएगा जिसके अंदर आपको आंसर करना होगा। उसका नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपके पास ये डायग्राम है। तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं किसमें क्या है। A1, A2, A3 एंड A आर एमीमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। B1, B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब। अब जैसे ध्यान से देखो, इसमें A1 ये रहा, ठीक है, A2 ये रहा, A3 ये रहा, और ये कैपिटल ए आपके ये गिवन है, ये एमीटर गिवन है जो इसके अंदर कनेक्ट किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे B1, B2 एंड B3, ये B1 ये रहा, B2 ये रहा और B3 ये रहा, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये बल्ब को डिनोट करता है। ठीक है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स एज शोन इन अ फिगर, और ये वोल्टेज सोर्स को डिनोट करते हुए आपको ये सारी चीजें सोर्स दिखाई दे रहे हैं। When the 3 bulbs are working good and glowing, the current recorded as emitter A is 6 एम्पियर। आंसर द फॉलोइंग। अभी जब इनमें सारे बल्बों को ऑन कर दिया जाता है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में जो इसे मेजर किया गया तो 6 AS की वैल्यू आ रही है। इस बेसिस पे आपके लिए 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का। सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू ईच बल्ब एंड द वैल्यू इज 2A, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा अगर सारे जो बल्ब हैं इसे ऑन कर दिया जाए, और इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर इनके अंदर फ्लो किया जाए हर एक बल्ब के अंदर तो इसकी जो वैल्यू होगी 2A हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर। आपके अकॉर्डिंग ये सही है गलत है ये आपको आंसर में लिखना होगा। सेकंड आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में इफ द बल्ब B3 का मतलब है इस वाले की बात की जा रही है, इफ द बल्ब B3 इज ब्लूम अवे and the bulb B1 and B2 will start glowing more।
कि ये थोड़ा सा कम ग्लो कर रहा है और बाकी जो रिमेनिंग है ये ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है कि ये ब्लू अवे हो रहा है और ये दोनों ग्लो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि B1 B2 जो है ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स है, ये आपको हम बताना है। और फाइनली थर्ड स्टेटमेंट आपको गिवन है, व्हाट विल हैपन टू ऑल द मीटर रीडिंग इफ बल्ब B1 इज ब्लूम अवे। अगर B1 को ब्लूम अवे हो जाए तो इस कंडीशन में बाकी जो मीटर रीडिंग है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ट्रू फॉल्स पूछ लिया गया और थर्ड में आपसे आंसर राइटिंग के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है 11, ये 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर भी आपको एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखो यहाँ पे भी आपके पास दोनों ही पार्ट में देखो, चाहे फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, दोनों में आपके पास डायग्राम है। तो वीडियो को रोक करके आप डायग्राम अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये आपको फाइंड करना है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो आपको डायग्राम गिवन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ए ये रहा और बी ये रहा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी आर द 3 एमीटर्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ए, ये बी और ये सी, और ये 3 एमीटर्स आपको गिवन है। द एमीटर बी रीड्स 0.5 ए। अब जो एमीटर बी के बारे में आपको इसकी वैल्यू गिवन है कि ये जो इसकी जो वैल्यू है 0.5 ए आपको गिवन है। ऑल द एमीटर हैव द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और सबकी बाकियों की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बाकियों के बारे में आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है द रीडिंग इन द एमीटर ए एंड सी, कि ए और सी का जो रीडिंग क्या होगी, ए और सी का, ये आपको पहले बताना है। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब पूरे सर्किट की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको ये बताना है। तो इसके इस तरह से आपको इसमें आंसर करना है। दोनों ही क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दोनों ही 3 मार्क्स का है। आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आप जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है ताकि आपके मार्क्स जो है पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना मत भूलिए, पूरा डायग्राम बना के अच्छे से आंसर करें। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इट इज सेड दैट देयर इज नीड टू पुट अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोड्यूसिंग कंटेन एरोसोल्स। व्हाट आर एरोसोल। अब आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है तो एरोसोल जो है इसके प्रोडक्ट को जो चीजें हैं इसे प्रोड्यूस करना बैन किया जाना चाहिए पूरा कंप्लीटली। अब आपसे क्वेश्चन ये कि एरोसोल्स होते क्या है, पहले तो ये बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इज देयर अ डिमांड टू पुट बैन ऑन दिम। और इसके ऊपर जो बैन का जो डिमांड है कि लोग चाहते हैं इसे बैन कर दो, बैन क्यों करना चाहते हैं, यानी इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ये आपको बताने होगा। नेक्स्ट आपसे थर्ड इधर नीचे पूछा जा रहा है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच सक्सीड इन फोर्सिंग एन एग्रीमेंट टू फोर्स टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन, आल्सो मेंशन द ईयर। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने फोर्स किया कि जो CFC प्रोडक्शन है इसे फ्रीज करने के लिए। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि किस ईयर में ये सक्सीड हो गए इस चीज को फोर्स करने में, इसे फ्रीज करने में, वो भी बताना है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्लस ईयर, जिस ईयर में इसे फ्रीज किया गया था, ये आपको बताना है। उस एग्रीमेंट का ईयर आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। और इससे पहले आपसे जैसे पूछा गया कि एरोसोल्स होता क्या है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन आप बता सकते हो और इसको बैन क्यों किया जाना चाहिए, इसके पीछे आपसे रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन 13 होगा आपका, ये 3 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर जो कितने भी क्वेश्चन है, हर एक में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं, जो कि आपका 4 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट इसमें 3 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट 1 मार्क्स का है। अगर आप इसके दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ये दोनों तो 1-1 मार्क्स के हैं और सी वाला जो है ये 2 मार्क्स का है। यानी कि कंप्लीट अगर बात करूं पूरे क्वेश्चन की तो ये भी 4 मार्क्स का है और ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जैसे इसमें 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट करना होगा, इसमें 3 पार्ट है तीनों पार्ट करना होगा। हाँ, ये गलती मत करना कि भाई ऊपर वाले का ए कर लिया, नीचे वाले का
सी कर लिया ये सोच के कि यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ठीक है, पूरा ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो ये दोनों करने पड़ेंगे, अगर आप नीचे वाला कर रहे हैं तो ये तीनों करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्मार्टनेस जहां जरूरत हो वहां अप्लाई करना, यहाँ मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया, और मीन से या तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। तो पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि रघु ऑफन टॉन्ट हिज वाइफ फॉर हैविंग ओनली डॉटर एंड नो सन। कि रघु अपनी वाइफ, हस्बैंड वाइफ है ये, तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि अपनी वाइफ को हमेशा टोंट करता है कि भी उसकी सिर्फ डॉटर है, सन नहीं है, यानी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है उसकी, ये उस बात के लिए टोंट करता रहता है। अब इसके बेसिस पे आपके लिए फर्स्ट पार्ट तो ये बोला जा रहा है, एज ए साइंस स्टूडेंट हाउ विल यू कन्विंस रघु दैट हिज वाइफ हैज नो रोल इन द गिव बर्थ टू ए गर्ल ओनली। अच्छा, अब ये आपसे बोला, ये क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आप एज ए साइंस स्टूडेंट कैसे कन्विंस करेंगे रघु को समझाने में, कि उसे कैसे बताएंगे कि भाई उसके कि जो अपनी वाइफ को जो टोंट करता रहता है, इसे टोंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बताना है उसे कि जो इसमें सिर्फ उनकी वाइफ का रोल नहीं बल्कि उनके हस्बैंड का भी रोल होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर एक्स वाई होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर वाई की बात करें तो एक्सेस होता है, तो इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। तो ये चीज आप डिटेल में कैसे समझाओगे अपने आंसर में आपको लिखना है। डायग्राम बना के भी बता सकते हो और रीजन वगैरह लिख करके भी बना सकते हो। क्वेश्चन जो है ये वाला पार्ट, ये 3 मार्क्स का है, तो आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर में जरूर करें। उसके बाद इसका बी पार्ट आते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है अ कपल हैविंग अ 6 डॉटर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम। एक कपल है यानी हस्बैंड वाइफ है, उनके बारे में बोला जा रहा है कि इनके पास 6 डॉटर है, यानी कि 6 बेटियां हैं इनकी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जो चाइल्ड होगी उनकी, गर्ल चाइल्ड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी, और ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये 14 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कुछ इस टाइप से है। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि प्योर ब्रेड प्री प्लांट विद स्मूथ सीड्स dominated characteristics were crossed with the pure bread pea plant with wrinkle seeds। अच्छा, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट आपसे बोला है स्मूथ सीड है और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि विंकल सीड्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, द F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड टू गिव राइज टू द F2 जनरेशन। F1 की बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है और ताकि ये F2 जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। अब इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑफ प्लांट। F1 जनरेशन ऑफ प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है कि किस टाइप का एक्सपेक्टेड है प्लांट के बारे में, ये आपको बताना है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ प्लांट। अब F2 जनरेशन के जो प्लांट होंगे ये क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, थर्ड में आपसे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशन ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग, आल्सो मेंशन वेदर इट विल बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ये आपको बताना है कि F2 जो प्लांट होगा उसके बारे में, इसके जीनोटाइप के बारे में आपको बताना है कि क्या रेशो होगा, और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर होगा, कि ये होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस होगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप से ये पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, चाहे आपने ऊपर वाला आंसर कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, ये आपके पास इंटरनल चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये जो 15 क्वेश्चन है इसके अंदर ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स का है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए और यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस है, या इसके करने के अलावा या फिर आप नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी 15 क्वेश्चन का ही पार्ट है। यानी कि आप चाहे तो ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड ऑप्शन जो है ये कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन है ये कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें आपसे बोला जा रहा है एंड्रू मारी एम्पेयर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट expert in an equal and opposite force of a current carrying conductor which are experimentally found to be true, but we know that the current is due to the charge in the motion. Thus it is clear that the charge moving in a genetic expected experience a force expected when it is moving in a direction of parallel to it.
अच्छा, मतलब इसके अंदर आपको मैग्नेट के बारे में चीजें बताई जा रही हैं, कुछ चीजें आपको बताई जा रही है कि ये सेम डायरेक्शन में मूव करता है, कंडक्टर के बारे में बताया जा रहा है, और डिटेल में इसके डायरेक्शन के किस टाइप का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ये सारी चीजें मैग्नेट फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें गैदर कर लेंगे, और उस बेसिस पे आपके पास ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जैसे इसके अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फोर्स गिवन इज गिवन बाय विच रूल। अब इसमें जो भी मैग्नेट है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें जो फोर्स में जो डायरेक्शन गिवन है वो किस रूल के तहत गिवन है, उस रूल के बारे में आपको मेंशन करना है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ रूल। अब ये जो स्टेटमेंट होगा इसका रूल का, वो आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि जो भी रूल होगा उसका स्टेटमेंट, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है। और थर्ड आपसे पूछा जा रहा है ड्रॉ लाइन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस रूल। अब जो सा भी रूल यूज करके इसके अंदर ये सारी चीजें हो रही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके रिगार्डिंग में एक डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करिए। यानी कि आपको इसके अंदर से सबसे पहले तो रूल आइडेंटिफाई करना है, रूल का स्टेटमेंट लिखना है, और थर्ड में आपको इस रूल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टेटमेंट के आपके लिए 2 मार्क्स है, बाकी डायग्राम के लिए और इसमें कौन सा डायरेक्शन यूज हो रहा है उस रूल को लिखने के 1 मार्क्स हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स का होने वाला है। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आपके पास चॉइस है कि आपके पास ये डायग्राम गिवन है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन किया गया है कि 2 कॉइल्स C1 C2, C1 देखो ये वाला है, ठीक है, और C2 ये है, 2 कॉइल्स आपको गिवन है, आर रैप्ड अराउंड अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड C2 इज galvanometer G. On pressing the key, that is point K, ये की है आपके पास है, current start flow the coil C1, state your observation in the गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको एक ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम को देख करके, और इस बेसिस पे आपको यहाँ आंसर करना है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है व्हेन के इज प्रेस्ड ऑन, जब के इसको अगर ऑन कर दे, इस पॉइंट पर अगर ऑन कर दे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हेन करंट इन कॉइल C1, अगर C1 की बात करें, इस वाले की बात की जा रही है कि इसमें C1 में कॉइल में अगर करंट हो एंड विच इज स्विच ऑफ, और इसे स्विच ऑफ कर दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है। और सी में आपसे बोला जा रहा है व्हेन द करंट इज पास कंटिन्यूसली थ्रू द कॉइल C1, और कंटिन्यूसली अगर C1 से करंट फ्लो करता रहे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको बताना है। और फाइनली लास्ट में आपसे 4th पार्ट में पूछा जा रहा है नेम एंड स्टेट द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। अब ये जो फिनोमेना हो रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है वो आपको बताना है। तो पूरा ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपका ये 4 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर डायग्राम बना के डिटेल में ऑल 4 पार्ट्स के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ जाती है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @Mr. Krishna सा, जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, ताकि ऐसी और लेटेस्ट वीडियो आप देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और एग्जाम से पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जरूर करना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।